हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 के बारे में। फाइल करना सीखेंगे, कैसे फाइल किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जानेंगे और लाइव उसका फाइल करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग आ गए अब जीएसटी पोर्टल पे। अब यहाँ से आप ऑफलाइन टूल से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं डेटा, ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन में अभी जाएँगे। यहाँ आप नो करके ऑप्शन पूछ रहा है, जो आप नील में है तो यस करके, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़िए। तो ये अब आ गए हम यहाँ पे 9 के, ये फॉर्म खुल गया। अब सबसे पहले ये आप ये समरी जो है, ये पूरे साल का जीएसटीआर 1 है और ये जीएसटीआर 3 भी है। ये आपका पूरे साल का क्लब किया हुआ रहता है। ये डाउनलोड कर लेंगे। ये टेबल 8 ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आईटीसी का, ये डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये आप रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। हम अभी पहले फॉर्म के बारे में जानते हैं। अब ये टेबल 4 जो अभी आप फिनेंशियल ईयर 22-23 का रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं। आप 9 फाइल कर रहे हैं, तो ये देखिए जो ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांज़ैक्शन हुआ ना, वही ट्रांज़ैक्शन आपका 9 में जाएगा। ये और इसमें ट्रांज़ैक्शन ड्यूरिंग द ईयर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं। जो पिछला मान लीजिए 22-23 का में कुछ हो सकता है डेटा आपका 21-22 का कलेक्शन हुआ होगा। फिर 22-23 में कुछ डेटा आप 23-24 में जो नवंबर 30 नवंबर तक कलेक्शन करने का टाइमलाइन था, वहाँ तक आप अ, कलेक्शन किए होंगे डेटा एरर जो भी होगा आपका। तो वो उसको कौन फ़ाइल प्रॉपर क्या उसको कैसे शो करेंगे, वो आप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सप्लाई में आएँगे, ठीक है? 2 जीएसटी का 2 एंगल है, एक आउटपुट, एक इनपुट। हम लोग आउटपुट में जाएँगे जो सेल ऑफ सप्लाई या सर्विस में। तो उस कंडीशन में ये टेबल 4, अब ये टेबल 4 में देखिए, जो टेबल 4 क्या बोलता है। अब टेबल 4 में ये ऑटो पॉपुलेट डेटा आता है। ये कहाँ से आता है? तो ये R1 से, R1 ही में तो आप B2B, B2C करके डालते हैं, तो ये R1 से ऑटो पॉपुलेट डेटा आता है। अब इसमें आपका वही इसमें मान लीजिए आप 21-22 का फ़ाइल किए। ये हम प्रैक्टिकल देखिए फ़ाइल करने के बाद पता चलता है कहाँ क्या एरर आता है। तो हम आपको कहाँ-कहाँ चैलेंज आएगा वो आपको क्लियर कर रहे हैं। जो इस ऑटो पॉपुलेट डेटा में ये जो फिगर मेरा आया है B2B, हो सकता है जो हम 21-22 का कोई बिल B2B में नहीं डाले, उसको हम अप्रैल में डाल दिए B2B में। अप्रैल मीन्स अप्रैल 2022 को, जो मेरा वो 21-22 का ट्रांज़ैक्शन था, जो हम B2C में डाले थे, बाद में उसको B2B 21-22, 22-23 में डाले। अब अप्रैल में जैसे डाले तो यहाँ तो मेरा ऑटो पॉपुलेट में आ जाएगा, लेकिन ये मेरा सप्लाई इस साल का नहीं है, 22-23 का नहीं है, ये 21-22 का है, जो कि हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं 21-22 के 9 में। तो वहाँ उस कंडीशन में इसको आप वैल्यू को कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ जाएगा 22-23 का वैल्यू जिस पे आप टैक्स पे किए हैं। तो ये इसमें आप बी समझ गए, जो ड्यूरिंग द ईयर आपका जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वही ट्रांज़ैक्शन आएगा। बाकी आप यदि 21-22 का ट्रांज़ैक्शन इसमें इंक्लूड है, तो वो माइनस कर लेंगे। और 22-23 का जो फिगर है, कुछ पार्ट मेरा छूट गया था, उसको मैं लेकर गया 23-24 में, तो वो पार्ट यहाँ नहीं आएगा, वो टेबल 10 में जाएगा। वो सप्लाई का 2 सेपरेट कॉलम है, एक है ड्यूरिंग द ईयर क्या किए हैं आप इसमें डालिए, और एक है आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी कलेक्शन किए हैं उसका रिपोर्टिंग अलग जगह करना है। तो ये आप समझ गए इसके
अब ये B2C में आप कितना ट्रांज़ैक्शन है ये देख लीजिए, B2B में क्या ट्रांज़ैक्शन है, ज़ीरो रेट एक्सपोर्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्ज़म्प्ट सप्लाई जो है ये इसमें आप डाल दीजिए एसईजेड जिस पे आप टैक्स पे किए हैं। फिर हो गया आपका सप्लाई टू एक्सईजेड पेमेंट ऑफ टैक्स का ये डाल दीजिए, डीम्ड एक्सपोर्ट का फिर हो गया आपका एडवांस अ, जो भी आप सर्विस के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट आपके पास आया उस कंडीशन में भी उसका पेमेंट करना पड़ता है। जब आप उसका बिल रेज़ करते हैं तो उस टाइम आप उसका एडजस्टमेंट होता है। तो उस कंडीशन में यदि कुछ आपका सप्लाई है जो ये इसमें शेष मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर में बच गया ना वो रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाते हैं ये मान लीजिए 1 करोड़ का आपके पास 22-23 का आपके पास ये रिसीट आया है अगेंस्ट एडवांस ऑफ सर्विस सेल में नहीं ये लागू है। तो एडवांस सर्विस के अगेंस्ट यदि किसी से आप पैसा लिए तो उस पे आपको 18% या जो भी उसका क्राइटेरिया है उसमें आपका टैक्स पेमेंट करना होगा। अब 1 करोड़ का हम पेमेंट कर दिए लेकिन 22-23 का फाइनेंशियल ईयर में हम उसमें से 80 लाख का ही बिल रेज़ किए, तो 20 लाख मेरा बच गया, तो 20 लाख इसमें आपका ये ऑटो फिल आ जाएगा, ठीक है? फिर आ गया इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज़ टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस ये रिवर्स चार्ज में पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या आप पे किए हैं, उसका यहाँ डिटेल देना होगा। फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये आपका जो भी ड्यूरिंग द ईयर आप रेज़ किए हैं R1 में ये ऑटो पॉपुलेट आ जाएगा। कांसेप्ट समझ गए जो क्या करना है। फिर आपका अमेंडमेंट जो प्लस माइनस किए ड्यूरिंग द ईयर का ही वो आपका ऑटो पॉपुलेट यहाँ पर आ जाएगा। ये एक चीज़ याद रखिए जो आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो रिटर्न R1 भरे हैं वही 22-23 में है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है? अब ये रिपोर्ट तो हम उस फाइनेंशियल ईयर का कर दिए, अब हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ कलेक्शन किए हैं, उसको रिपोर्ट कहाँ करेंगे? तो वो रिपोर्ट आपका आ जाएगा ये टेबल 10 में। अब टेबल 10 में भी 2 पार्ट हैं। यहाँ पे देखिए यदि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई लायबिलिटी आप यदि उसको बढ़ाए हैं अ, तो उसको आप टेबल 10 में डालेंगे। यदि लायबिलिटी को घटा रहे हैं, मान लीजिए टर्नओवर को कम कर रहे हैं, तो टेबल 11 में ही देंगे। ये कब का है? तो 23 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच का जो भी ट्रांज़ैक्शन है, उसको आप रिपोर्ट टेबल 10 में करेंगे और ये आप हेल्प के लिए आप यहाँ भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है सेपरेट ये आप इसको पढ़कर देख सकते हैं जो इसका क्या हर एक कॉलम में आपका उसमें स्पेसिफाइड पीरियड का जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टिल द ईयर ये कब तक रहता है, ये आपको पता ही है। जो सितंबर तो पहले 30 सितंबर था, अब उसको नवंबर तक कर दिया गया है, ठीक है? तो इस तरह से डेटा फिल करना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको कांसेप्ट समझ आना चाहिए। अब ये आ जाएगा जब आप ये प्लस माइनस करके डाल देंगे तब ये टर्नओवर आ जाएगा जो आपका बुक से मैच होना चाहिए। जो बुक में आपका बुक में भी ये 9C में हम क्लियर करेंगे जो टर्नओवर अ, टैक्सेबल टर्नओवर क्या है, उसमें एग्जम्प्ट भी रहता है टर्नओवर और उसका पूरा डिटेल हम लोग 9C में करेंगे। अब ये टैक्सेबल टर्नओवर जो आप बुक में ड्यूरिंग द ईयर आपका जो बैलेंस शीट में गया है, उससे ये फिगर मैच हो जाना चाहिए। फाइनल ये क्योंकि हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी यदि हम बिल इस साल इश्यू किए हैं, तो हम तो बैलेंस शीट में इसी साल में होगा ना, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको जीएसटी में कलेक्शन किए, उससे
के बाद ये फिगर यहाँ माइक हो जाएगा टर्नओवर। ये तो हुआ आपका टर्नओवर की पार्ट, जो हम आउटवर्ड किए, उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे जीएसटीआर 9 में। सेकंड आता है, हाँ, इसमें टेबल 4 का ही पार्ट में टेबल 5 जो है न, ये डिटेल जो सप्लाई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिस पर आप टैक्स पे नहीं किए हैं, जस्ट ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। एग्जम्प्ट सप्लाई जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में है, उसको ब्रेकअप आप यहाँ पर देंगे, ठीक है? तो वो आप ब्रेकअप जिस जो आपका टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये भी आपका सप्लाई का पार्ट है, तो इसको आप ये इसमें सेपरेट डाल देंगे, जो भी आपका एग्जम्प्ट सप्लाई है, नील रेट है या नॉन जीएसटी सप्लाई है, क्योंकि बैलेंस शीट में उसका भी टर्नओवर का ही पार्ट है। तो ये आपका, तो ये याद रखिए, टेबल 4, 5, टेबल 10 और 11, ये 4 पॉइंट याद रखेंगे, जो सप्लाई के कंडीशन में यही चारों में जाएगा। तो ये हम जब सप्लाई ये क्लियर कर लेंगे, मेरा हम सेल का या सर्विस का पार्ट आप दे देंगे, तब आएँगे जो हम इसका इनपुट, जो आउटपुट जब क्लियर कर दिए तो इनपुट में, तो इनपुट में क्या होता है, अब 6 और 8, 6, 7, 8 और 12, ये 11 तक यहाँ थे आप, ये 12 और 13 आता है। तो ये और इसका जो डिफरेंस है टेबल 10, 11 का, मान लीजिए उसका जो 10, 11 का टैक्स पे किए हैं ना, ये आपको, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या उसका डिफरेंस था, उस ये जो पे किए हैं, आप उसको इसमें डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग 6 में जानेंगे, जो कि जीएस 9 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, इनपुट कैसे हम शो करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी को रिकन्सिलिएशन करना है। अब देखिए, ये जो आ रहा है डेटा, ये गौर से समझिएगा, ये इनपुट टैक्स जो है, क्रेडिट अवेल जीएसटी 3B is sum total of table 4A from GSTR 3। ये टेबल 4A से डेटा पॉपुलेट होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल 4A का डेटा एक बार GSTR 1 डाउनलोड करके देखेंगे, जो ये डेटा कहाँ से आ रहा है। अब अभी ये हम डाउनलोड किए, वही देखते हैं। वहाँ पिक कर रहा है टेबल 6 में, जो ऑटो पॉपुलेट होता है, जो फ्रीज है। अब ये पार्ट कहाँ से आता है, तो ये जो 1 से लेकर 5 तक जो है ना, इसी का सम यहाँ पर कर रहा है ये। अब इसमें आपको याद होगा, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो है ना, दिसंबर तक का परचेज रिटर्न जो करते थे, जो भी सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इश्यू करता था, उसको इंक्लूड नहीं होता था, वो यहाँ पर इसका रिपोर्ट होता था अदर में, जो रिटर्न परचेज रिटर्न का अदर में रिपोर्ट होता था, और यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होता था इसमें, क्योंकि ये ग्रॉस आता है। अब यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये हम पहले ये आपका टेबल 9 3B इसलिए ले गए, जो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका ये तो समझ गए, ये मेरा नेट है, इसमें परचेज रिटर्न जो डिपार्ट किए हैं दिसंबर तक, जनवरी से ये डिपार्टमेंट सही कर दिया है इसको, दिसंबर तक जो 9 मंथ है, वहाँ पे इसमें ये परचेज इंक्लूड नहीं है, परचेज रिटर्न। तो इसका अब ब्रेकअप हमको देना है, जो ये पार्ट का है ना, आपका इसमें से कितना इनपुट है, कितना कैपिटल गुड्स का है, कितना इनपुट सर्विस है। ये इनपुट मतलब मीन्स हो गया, जो आपका परचेज क्या है,
जो गुड्स परचेज़ किए हैं जिसको आपको सप्लाई करने के लिए। फिर कैपिटल गुड्स जान ही रहे जो फिक्स एसेट्स का जो भी पार्ट्स हैं जो आप परचेज़ किए उसको डिक्लेयर कर मतलब इसी का ब्रेकअप देना है और इनपुट सर्विस मतलब कोई भी गुड्स आप खरीदे हैं जो आप ऑफ़िस यूज़ के लिए लाए। तो उसको एक्सपेंस जो भी आपका है वो यहाँ डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज इन बट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड का और ये हो जाता है सेकंड में अनरजिस्टर्ड पर्सन का लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप जो रिवर्स चार्ज आरसीएम पे किए हैं ना उसका भी तो इनपुट लेते हैं। तो हाँ, इस चीज़ को आप यहाँ पर दिखाएँगे। ठीक है। और इनपुट उसमें 2 होता है, एक तो आप स्वयं का अनरजिस्टर्ड पर्सन में सेल्फ आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो उसको अनरजिस्टर में डालेंगे या नहीं रजिस्टर बी टू बी वाला पार्ट है, तो उसको यहाँ डालेंगे। देखिए इनपुट तो लेंगे आप, चाहे अपने पे करिए और या रजिस्टर पर्सन को पे करिए। अब देखिए इसमें एक कहानी और समझिए, ये इनपुट गौर से ये ये कंसेप्ट समझिए जो 21-22 का इसमें इनपुट हो सकता है जिस जो 21-22 का इनपुट में 22-23 में अवेल किए 3B तो 22-23 में अवेल किए तो अब वो अवेल भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये वो डेटा कहाँ से उठाता है तो 3B से। सिस्टम को तो जो मार्ग मिला, जो लिंक उसको मिला वहाँ से ये एक डेटा दे दिया। ज़रूरी नहीं है ये डेटा मेरा सही है, क्योंकि इस डेटा में मेरा 21-22 का भी फिगर इंक्लूड है। उस हमको यहाँ पर रिपोर्ट क्या करना है, इस पार्ट में रिपोर्ट करना है सिर्फ़ सिर्फ़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये 9 में याद रखिएगा जो आगे-पीछे कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ उस फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट करना है। तो मेरा यदि यहाँ ये 2898.31 है ना, इसमें मैं स हो सकता है मान लीजिए एक ₹100 मेरा 21-22 का है, तो 21-22 का हम यहाँ छोड़ देंगे। हम ड्यूरिंग द ईयर का यहाँ ब्रेकअप डालेंगे, जैसे ड्यूरिंग द ईयर का ब्रेकअप डालेंगे, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस शो कर देगा। ये डिफरेंस शो करेगा अ, ये आपका डिफरेंस जो आएगा ना वो आप 9 जब फाइल किए 21-22 का उसमें जो आप दिए हैं इनपुट अवेल किए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उससे ये टैली हो जाना चाहिए। इसमें कुछ ये डिफरेंस का 18-19 ये 21-22 से जो भी 22-23 में अवेल किए हैं उससे टैली हो जाएगा। तो डिफरेंस जो रहेगा आप जब भी असेसमेंट होगा आपका तो आप वहाँ पे आपके पास सपोर्टिंग रहेगा, उसका आप रेफर कर सकते हैं जो ये पार्ट इस यहाँ पर डिफर है। अब ये आप डालने के टेबल 6 फाइल करने के बाद आप आएँगे टेबल 8 में। 7 पहले ले लीजिए, 7 में यदि आप कुछ रिवर्स किए ना, तो ये रिवर्स चार्ज आप वैसे ये ऑप्शन दिया वो ऑप्शनल है ये। आप अलग-अलग ब्रेकअप भी दे सकते हैं जो 737 में रूल्स 37 के अनुसार रूल 39 42, 43 ने 15, 5 के अलग-अलग ब्रेकअप भी दे सकते हैं या टोटल रिवर्स आप एक में अदर रिवर्स चार्ज या जो भी आपका इसमें आप लिख सक कर यहाँ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको यदि ब्रेकअप अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो आपकी इच्छा अनुसार आपको जो सुविधा हो उसके अनुसार इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब टेबल 8 का रिकन्सिलिएशन जिस पर असेसमेंट होता है आपका बुक का ये पार्ट है। अब इसमें जो है ना ये जो भी डिफरेंस है अभी तो इसको फिल अप नहीं किए, जो भी डिफरेंस आएगा
इसका आपका ये डिफरेंस का ब्रेकअप देना होगा। तो इसमें अ, है जो कुछ पार्ट का आप इनपुट अवेल किए। देखिए यहाँ सबसे पहले ये समझिए, ये ऑटो पॉपुलेट जो डेटा आता है 2A से, ये टेबल 2A से जो आता है ये नेट फिगर रहता है, यहाँ सम नहीं। अब कोई आप ही बताइए, जो रिकन्सिलिएशन पार्ट है, तो दो रिकन्सिलिएशन का अर्थ हुआ दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक रिको कहाँ से होगा। अब ये नेट नेट पार्ट है जिसमें परचेज रिटर्न माइनस किया हुआ है पूरे साल का। ये बोल रहा है जो यहाँ जिसको आप डेटा लेकर आ रहे हैं, ये 6H से आ रहा है। अब 6H कहाँ देखेंगे? अब 6H में ये 7 से यदि लिंक कर देता है ना तो क्लियर था। अब 6 यहाँ देखिए आप, ये डेटा ये 6 ये 6B एंड 6H का डेटा आ रहा है। तो 6B टेबल 6 में है। अब ये 6B का डेटा हुआ जो इसका ब्रेकअप आप दिए। ठीक है, और ये 6B से लेकर 6H तक का डेटा ये फिल करता है यहाँ तक। ठीक है, जो कि ये आप अभी देखिए, जो ये मेरा नेट ब्रेकअप है कि इसका हम ब्रेकअप दे रहे हैं। यदि इसका ब्रेकअप नहीं करके नेट करेंगे तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस का वैसे, अब यदि ये इसका कहानी है जो 9C में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम दोनों 2 तरीका बता दे रहे हैं। अब ये यहाँ पर आप जैसे डेटा डालें, ये तो आपका वहाँ से ग्रॉस आया जिस पर परचेज रिटर्न नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ डिफ़र करेगा। तो डिफ़रेंस जो होगा ना उसको आप रिकन्सिलिएशन कर लीजिए। यदि लग रहा है जो 9 में मेरा है उसका रिवर्स कर दिया हूँ, यदि उसको आप 9 यहाँ पे रिवर्स कर दिए अदर रिवर्स में, या आप रिवर्स जो सेक्शन है 42, 43 में आप रिवर्स कर दिए हैं, तो उसको आप यहाँ पर रिवर्स में 7 कॉलम में शो कर दिए। मतलब जो यहाँ डिफरेंस है ना, वो आप यदि इतना आपका 7 में शो है, अ, यहाँ पे यदि आप एक्चुअल 3B में रिवर्स कर दिए हैं, तो ठीक है, यहाँ लिंक कर दीजिए। यदि उसके बाद भी डिफरेंस है, तो उसको DRC 3 से पेमेंट करना होगा। नहीं तो आपका नोटिस आएगा। अब कुछ आप देखे होंगे या कुछ एक्सपर्ट बताते हैं जो, या कुछ आदमी फाइल करते हैं, जो यहाँ 6 में ही क्या करते हैं ना, वो उसको नेट कर देते हैं। ये पार्ट जो है, यहीं पर इसका जब इनपुट का अपना रिपोर्ट करता है ना, तो वो परचेज़ को नेट कर लेता है। अब उससे नेट करने से इसका क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखिए। न नेट जैसे आप यहाँ पर आप नेट अमाउंट डालेंगे, तो नेट अमाउंट के बाद ये आएगा क्या, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक रिको बनाना पड़ेगा, जो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब इस रिको में आपको ये भी अ, रखना होगा जो 21-22 में हमको कौन पार्ट लिए थे, उसका कितना अवेल किए, कितना मैं इस साल लिए, और ये मेरा क्या नेट उसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक्चुअल डिफरेंस ये आप पोर्टल से मैच नहीं करा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, जो टेबल 9C जो है ना, अ, अब वो टेबल 9C का रिपोर्ट यहाँ से करता है ये।
अब ये जब टेबल 9C में ये वाला रिपोर्ट जाएगा, तो वहाँ आपको फिर 9C में जाकर डिफरेंस कर देगा। क्योंकि आप वहीं जब नेट कर लिए, तो ये तो 7 तब भरेंगे नहीं क्योंकि डबल-डबल रिवर्स तो दिखाएँगे नहीं। तो 9C में जाकर वो डिफरेंस कर देगा। तो वो वहाँ डिफरेंस करने पर भी आपका नोटिस आएगा ही। तो क्यों नहीं जो एक्चुअल मेरा डेटा है, जो सेपरेट रिवर्स का कॉलम दिया हुआ उससे फाइल करें। क्योंकि इधर 9 मंथ का और 3 मंथ का 2 पार्ट में रिटर्न फाइल हुआ, तो ये थोड़ा चैलेंज आएगा और इसको करके आप अच्छा से इसका रिकन्सिलिएशन कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप आएँगे 8 तक कंप्लीट करने के बाद टेबल 9 में। अब ये टेबल 9 क्या है? ये आपका फ्रिज है और ये आप एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए अब ये क्या करेंगे, तो इसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये टैक्स का देखेंगे जो डिक्लेयर करना है, टैक्स पेड जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का आप क्या किए हैं। इसमें ये देखिए हो सकता है टैक्स आप जो शो किए ना टेबल 11 में जो टैक्सेबल अमाउंट का जो टैक्स का पार्ट है वो यहाँ होगा कि भाई ये टैक्स हम ऐसे-ऐसे पे किए। ये पूरा कंप्लीट आपका जो टर्नओवर है, उसका टैक्स देना होगा उस साल का, नहीं कि इसमें तो मान लीजिए हो सकता है हम 21-22 का भी टैक्स पे किए तो वो भी आ गया हो, तो इसको चेंज करना होगा। ये हम 22-23 का ही टैक्स यहाँ पर फिल करेंगे। इसमें 22-23 का फिल करने के बाद लगेगा नहीं ये टैक्स हम कुछ कम पे किए हैं, तो आप इसको डीआरसी 3 से पे कर दीजिए और टेबल डिफरेंस में यहाँ शो कर दीजिए। नहीं लग रहा है जो हम ज़्यादा पे कर दिए हैं 3B में और उसका आप यदि 3B से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो आप इसको टेबल 15 में जाकर क्लेम कर लीजिए रिफंड का। ठीक है? तो ये कांसेप्ट आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद 15 ये सब ऑप्शनल है। आपका ये से 17 जो है टेबल आपका एसेशन इनवर्ड अभी भी ऑप्शनल है और आउटवर्ड जो है ये आपका मैंडेटरी है, इसको भरना पड़ेगा। अब ये आप पूरे साल का जितना ये सेल का पार्ट है जो आउटवर्ड है और उसको एसेशन वाइज़, क्वांटिटी वाइज़, रेट वाइज़ आपको इसका डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये आप अच्छा से बना लीजिए। ये आपका R1 से आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं। जो आपको इसका एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करिए और उसके में आप भरकर इसको अपलोड कर देंगे। फाइनल जब पूरा अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ कंप्यूट लायबिलिटी करिए या फिर उसका प्रीव्यू देखिए, फिर आप फाइनल सबमिट एक्सेल भी आप उसको ड्राफ्ट को डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से रिकन्सिलिएशन कर लीजिए क्योंकि 9 जो है रिवाइज़ नहीं है, ये फाइनल है। एक बार आप फाइल कर देंगे तो फिर आप इसको रिवाइज़ तो वैसे भी जीएसटी में नहीं है, लेकिन कलेक्शन भी कहीं आगे नहीं कर सकते हैं। फिर 9C में आपका उसका रिकन्सिलिएशन बनाकर देना होगा। तो इसलिए आप इसको कंप्लीट रिको कर लीजिए और उसके बाद आप 99C फाइल करिए। तो हम आशा करता हूँ हम सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर कर दिया हूँ। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं और हम इसका ये देखिए अभी हम बात की इसको कैसे फाइल किया जाएगा, ठीक है? तो फिर हम लोग डेटा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर फाइनल फाइल करने का भी एक वीडियो बना देंगे।